हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्ढा और आप मेरे को देख रहे हैं केजीएस ऐप पर। बच्चों, सब्जेक्ट हमारा चल रहा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और सेकंड लास्ट लेक्चर है आज इस सब्जेक्ट का। तो आज हम 3 डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। पहले हम पढ़ेंगे इम्पल्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे कोलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडीज और लास्ट में हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक और इन टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा हमने अलग सब्जेक्ट्स में भी पढ़ा है, तो इनको समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो जल्दी से सेशन में जुड़ जाइए क्योंकि बहुत कुछ है सीखने के लिए। गुड आफ्टरनून, नमस्ते, गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। अरे एमा कहाँ चला गया? तो प्यारे बच्चों, आज लेक्चर नंबर 10th है विच इज कोलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडीज। बट जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसी के साथ हम इम्पल्स और सर्कुलर मोशन ये 2 टॉपिक और पढ़ेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट बच्चे आपका स्टार्ट होगा जियोटेक, और परसों मतलब 8th ऑफ अगस्त से स्टार्ट होगा। परसों स्टार्ट करेंगे जियोटेक। बढ़िया सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, गुड आफ्टरनून। जल्दी से जुड़ जाओ बच्चों, फिर इम्पल्स पढ़ते हैं थोड़ा सा। आज आप ये मान के चलो जो भी हमने पढ़ना है ना, उसमें थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। आज हम जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, मैं वहां पर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी डिफरेंस बताऊंगा। और बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस कंसेप्ट का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है हाईवे इंजीनियरिंग में, तो वो भी सीखेंगे। गुड आफ्टरनून। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं सिलेबस में। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा मेन टॉपिक है यह है कोलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडीज। हमने कोलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडीज पढ़ना है। बट कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था लॉज ऑफ मोशन, उसमें इंपल्स का टॉपिक हमने पूरा नहीं पढ़ा था। तो पहले हम क्या करेंगे, इंपल्स एंड इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन को पढ़ेंगे। तो बच्चे, इंपल्स क्या है? इंपल्स एक पैरामीटर है जो कि फोर्स और टाइम को आपस में कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट्स फोर्स विद टाइम। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर हम इंपल्स को कांस्टेंट माने तो जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है टाइम के। तो इसका एक बड़ा सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि जो विकेट कीपर होते हैं वो अपने हाथ को जितना पीछे लेके जा सकते हैं लेकर जाते हैं बॉल पकड़ने से पहले। तो वो क्या करते हैं, वो टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ा देते हैं। तो जब टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ जाता है तो हाथ पर लगने वाली फोर्स, जो बॉल की वजह से हाथ पर फोर्स लगती है, वो घट जाती है। तो बच्चे, इसको बोलते हैं एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इंपल्स की। तो इंपल्स फोर्स इनटू टाइम होता है और ये इसकी एप्लीकेशन है। तो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम फॉर विच इट इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड इंपल्स। ठीक है, फोर्स और जितने समय के लिए बॉडी लग रही है, बॉडी पर जितने समय के लिए फोर्स बॉडी पे लग रही है, इसके प्रोडक्ट को, मल्टीप्लिकेशन को इंपल्स बोलते हैं। तो अगर आप टाइम बढ़ा दोगे, ज्यादा समय का आप गैप ले आओगे, तो फोर्स कम हो जाती है। मैथमेटिकली impulse is force into time interval।
इंटरवल, ठीक है। अब देखिए, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल इज मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। भाई ये कहां से आया? देखिए यहां पर लिखा है, जैसे इंपल्स का एक और फॉर्मूला होता है, तो बच्चे इंपल्स होता है फोर्स इंटू टाइम टेकन, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने बोला कि फोर्स को आप बदल दो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम टेकन में। बच्चे मास एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इनटू टाइम टेकन। तो इंपल्स का एक और फॉर्मूला हो गया, और ये हो गया मास इनटू वेलोसिटी। तो जैसे आप देख रहे हो, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल एक फॉर्मूला हो गया इंपल्स का, और एक फॉर्मूला हो गया मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी जो है, क्योंकि यहां पर जब आप एक्सेलरेशन बोल रहे हो तो बच्चे एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी का चेंज होता है। तो यहां पर जो वेलोसिटी आ रहा है v, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। सो इंपल्स इज मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। अब बच्चे हमें पता है मास इनटू वेलोसिटी ये क्या होता है? ये मोमेंटम होता है। और अगर हम वेलोसिटी के चेंज की बात कर रहे हैं, मास बदल नहीं रहा है, तो और क्या बदल रहा है? मोमेंटम। तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। तो प्यारे बच्चों, इंपल्स का एक फॉर्मूला हो गया फोर्स इनटू टाइम, एक फॉर्मूला हो गया फोर्स, सॉरी, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, और एक हो गया चेंज इन मोमेंटम। तो ये तीन फॉर्मूले हो गए यहां पर, ठीक है। इंपल्स इज मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, और इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम। दिस इक्वेशन इज नोन एज इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। तो कौन सी इक्वेशन? ये जो है इंपल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। इस इक्वेशन को बच्चे हम बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला बेस होता है। मैं फिर से आपको ये बोलूंगा बच्चे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगी, वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चन वैसे ही होंगे जैसे हमने क्लासरूम में करे। आप इसको आईआईटी जेईई के मैकेनिक्स के क्वेश्चन के साथ ना कंपेयर करें। हो सकता है आपने बीटेक करा और उस टाइम पे आपने पढ़ाई करी हो, तो फिजिक्स के हाई फाई क्वेश्चंस हैं, वो आपके जेई एग्जाम्स में नहीं आएंगे। बेसिक सिंपल क्वेश्चन और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो जिस तरीके के क्वेश्चन हमने सेशन में करे हैं, आप बस वैसे क्वेश्चंस करिए और आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फुल मार्क्स आएंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले तो मुझे ये बात बताओ, यहां तक की बात समझ आई? प्रणाम प्रणाम मेरे बेटे। चलिए बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन करते हैं, थ्योरी वाइज हमें इतना ही पढ़ना था। ए पाइल हैमर, तो आप देख सकते हो एक हैमर है, ऑफ मास 300 kg फॉल्स ऑन अ पाइल। तो बच्चे सबसे पहले पाइल क्या होती है? ये डीप फाउंडेशंस होती है, ये जमीन में काफी अंदर तक गाड़ी जाती है और इसके ऊपर फिर कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो आपसे बोला गया एक पाइल पर 300 kg का हैमर ड्रॉप किया गया। द हैमर फॉल्स फ्रीली from a height of 6 meter and the hammer comes to rest at 1/80 second. Find the average impulsive force. बताइए एवरेज इंपल्सिव फोर्स कितनी होगी? इंपल्स का फॉर्मूला है फोर्स इनटू टाइम। प्यारे बच्चे, टाइम तो आपको दे ही रखा है, फोर्स आपको पता करनी है। बताइए, आपके मैकेनिक्स के जो क्वेश्चन होंगे बच्चे, वो फॉर्मूला बेस्ड ही होंगे। इंपल्स के अभी हमने 3 फॉर्मूले पढ़े। पहला फॉर्मूला है इंपल्स फोर्स इनटू टाइम, दूसरा है मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी,
और तीसरा है चेंज इन मोमेंटम। देखो बच्चों, इन्होंने बोला कि फॉल्स फ्रीली, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फिर फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो v 0 है तो ये हो गया अंडर रूट 2gh। तो ये वैल्यू होगी 2g कितना हो गया 9.81 और h कितना हो गया 6। तो यहां से पहले वेलोसिटी निकालिए, क्योंकि वहां से फिर हम चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो कितना हो गया भाई, 2 इंटू 9.8 इंटू 6 और इसका रूट 18 सॉरी 10.85 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब बच्चे फोर्स क्या होता है या इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ठीक है, या मास इनटू वेलोसिटी। अब बच्चे यहां पर आपको वेलोसिटी का चेंज कितना हो गया, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0 और कितनी होगी 10.85 और मास कितना दे रखा है 300। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो मैं सॉल्व कर देता हूं यहां पे। तो दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू टी। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, v माइनस यू अपॉन टी एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, और वो आप यहां पुट कर सकते हो। बताओ बच्चों, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी भी आप बोल सकते हो। मास कितना है 300 इंटू 10.85। देख लो बच्चों कैसे होगा, क्योंकि आंसर मुझे दिखे नहीं ज्यादा। तो सबसे पहले इम्पल्स, देखिए इम्पल्स नहीं पूछा है आपसे, आपसे फोर्स पूछी है। तो फोर्स इनटू टाइम ये होता है इम्पल्स, और इसको जब सॉल्व करते हो तो ये आता है मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। ये जो F है ये इम्पल्सिव फोर्स है, तो ये हो गया मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मास कितना है 300, चेंज इन वेलोसिटी कितना आया 0 से 10.85 हो गया, तो 10.85 और टाइम कितना है 1/80। इसको सॉल्व कर लीजिए। फोर्स पूछा है आपसे, इंपल्स नहीं पूछा है। तो ये हो गया 300 इंटू 10.85 इंटू 80, 260400, 260400। दिस इज द आंसर, न्यूटन में आंसर आएगा। ठीक है। तो बच्चे इंपल्स का फॉर्मूला ये कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, और अगर न्यूमेरिकल आएगा तो एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल होगा। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको फुल मार्क्स दे सकती है। हमने 11 टॉपिक्स पढ़ने, और इन 11 टॉपिक की मदद से आप फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। 3 से 4 नंबर का ही सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा इस सब्जेक्ट की सोम, एफएम, सॉइल मैकेनिक्स, हाईवे इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप अभी अच्छे से पढ़ोगे तो वो सब्जेक्ट्स जो है आपके बेहतर बन जाएंगे। अब मुझे जल्दी से बताओ, बात समझ आई? हाँ बिल्कुल, अगर हम असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जाम की बात करें और किसी भी स्टेट के एई की बात करें तो उसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं।
उनका लेवल भी थोड़ा ज्यादा होता है। और देखो एक चीज का मैं आपको जरूर बोलूंगा, जैसे ये जो बैच है, जेई बैच है, थ्योरी वाइज तो 100% ये हर जेई एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर हम ए एग्जाम्स की बात करें तो ए एग्जाम्स की मोस्टली थ्योरी ये कवर करते हैं। अगर लेट से हम एक ए बैच लॉन्च करते हैं तो उसमें और इस बैच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होगा वो होगा न्यूमेरिकल अप्रोच का। देखिए अभी भी हम कई सारे न्यूमेरिकल्स करते हैं, बट कहीं ना कहीं एज अ टीचर मुझे मन में रहता है कि आप में से कोई बच्चा बोल ना दे। बच्चे बोलते भी कि सर ये तो इतना लंबा न्यूमेरिकल है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो हमारा ये न्यूमेरिकल क्यों करे। बट अगर हम एक एई बैच की बात करते हैं, मान लीजिए ये एई बैच है, तो वहां पर तो फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। तो थ्योरी वाइज एई और जेई बैच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट न्यूमेरिकल वाइज बहुत ज्यादा है। आप जिस भी स्टेट का जेई का एग्जाम देना चाह रहे हैं, आप उसका एई का एग्जाम पेपर को देखिए, आपको लेवल दिखेगा, डिफरेंस ऑफ लेवल बहुत ज्यादा है। अब जैसे कल राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने सीटें निकाली और बहुत अच्छे नंबर में सीटें निकाली हैं बच्चों। सिविल इंजीनियर्स के लिए ऑलमोस्ट 886 के आसपास सीट है सिविल इंजीनियर्स के लिए। और अब आप बोलोगे कि सर क्या मैं एलिजिबल हूं? अदर स्टेट्स एलिजिबल हैं, तो आप बाहर से भी हैं, राजस्थान के लिए, तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि आपने बीटेक करा होना चाहिए या बीई करा होना चाहिए सिविल से। इसके अलावा मान लीजिए इसमें एक चीज का आपको ध्यान देना है कि अगर आप अपने स्टेट में किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं और आप किसी भी और स्टेट के लिए जाना चाहते हो, तो वहां पर फिर आपको अनरिजर्व कैटेगरी का माना जाए, मतलब अनरिजर्व मान लिया जाएगा। तो लेट से कोई बच्चा ऐसा है जो मध्य प्रदेश में ओबीसी कैटेगरी में आता है लेट से, तो वो राजस्थान पीएससी का पेपर बिल्कुल भर सकते हैं, बिल्कुल एग्जाम दे सकते हैं, बट वो अनरिजर्व में माने जाएंगे। उनको वहां पे कैटेगरी जो है, रिजर्वेशन जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसमें देखो इसका पेपर पैटर्न भी बड़ा अच्छा बनाया इन्होंने। पहला पेपर आपका एमसीक्यू है, उसको क्लियर करने के बाद मेंस है, और मेंस को क्लियर करने के बाद इंटरव्यू है। तो 3 चीजें हो गई यहां पर। तो अब जैसे मैं कभी इंटरव्यू के क्वेश्चंस डिस्कस करूं ना आपसे, तो कई बच्चों का आ जाता है कि सर जेई एग्जाम में तो इंटरव्यू ही नहीं होता है। तो ये नहीं, फर्क, सोच का फर्क है। और अगर यही अभी एई बैच हो तो कोई बच्चा कुछ ना बोले, उल्टा बच्चे ही बोलेंगे कि सर इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस करा दीजिए एंड एवरीथिंग। तो इसीलिए मैं आपसे बोलूंगा कि ये जो बैच है, ये जेई एग्जाम, देश के हर जेई एग्जाम के लिए एकदम बढ़िया है। बट एई की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आपको थ्योरी वाइज तो ये बैचेस आपको फायदा करेंगे, बट आपको न्यूमेरिकल अप्रोच अपना इंप्रूव करना होगा। पंचायती राज की भी सीट है, उसी में मेरे ख्याल से इंक्लूडेड है वो। राजस्थान जेई का भी बच्चों उन्होंने बोला है, जो वहां के मिनिस्टर हैं, कि राजस्थान जेई का भी जल्दी ही वो बताएंगे सीटें कब आएंगी। तो राजस्थान जेई की भी सीटें आने वाली हैं। सोचो कितना बढ़िया टाइम है ये एक सिविल इंजीनियर होने के लिए। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में सीटें आई हुई थी एई की 113 थी, आप देखो उससे 7 गुना ज्यादा सीटें आ गई। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में एई की, जो जिनका कंफर्म पता है, आरआरबी में जेई की, और कितनी सीटें आई, करीबन 3500 आई। यूपी ट्रिपल एससी कितनी सीटें हैं, 4800 के आसपास सीटें। यहां पर कितनी है, 886 के आसपास है। कोई दो राय नहीं है कि अगले साल एसएससी जेई होगा, उसमें सीटें आएंगी। अभी जो एसएससी जेई हुआ उसमें एमईएस में सिविल में 400 सीटें कर दी। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हो कि ये बहुत बढ़िया टाइम है सिविल इंजीनियर होने का, इतनी सारी सीट्स होने के बाद भी। और देखो इन सभी में ऑल ओवर इंडिया बच्चा एलिजिबल है। तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि सर आधों में तो मेरी एलिजिबिलिटी डोमिसाइल की वजह से रिजेक्ट हो रही है। नहीं, आरआरबी में सब एलिजिबल है, आरपीएससी में एलिजिबल है, यूपी ट्रिपल एससी में पेट का एग्जाम दिया होना चाहिए था, बट अगर वो दिया था तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। एसएससी की सीटें आएंगी, भगवान ने चाहा तो वो भी 1213 सीटें तो सिविल में दे ही देते हैं। तो बच्चे इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ सीट्स हैं, अभी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी आएंगे। तो आप अगर अभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं
कमी आ रही है पढ़ाई के तरीके पे। एग्जाम कैलेंडर आ गया, बहुत अच्छी बात है, चेक करना पड़ेगा। फरवरी में है एग्जाम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो एक चीज ना मैं आपको यहां पे डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है ये। बहुत सारे बच्चों को ना एक चीज में दिक्कत होती है और वो होता है रूटीन, कि सर रूटीन क्या है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। देखो मैं आपको एक सिंपल सा टेबल बता देता हूं, अगर आपको लगता है फॉलो किया जा सकता है तो करिए, आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है, आपको लगता है नहीं सर मेरा ही टेबल बढ़िया है, तो जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। देखो बच्चों, अगर आप रेगुलर न्यूज पढ़ते हो ना, तो हर जगह ये बोला जाता है कि कम से कम 7 से 8 घंटे की आपकी स्लीप होनी चाहिए, कम से कम। ठीक है, इनफैक्ट अभी हाल ही में एक न्यूज पब्लिश हुई, उसमें लिखा हुआ था कि 18 से 60 साल के बीच में अगर आपकी आयु है तो 8.24 आवर्स आपको सोना चाहिए। मैं 8 घंटे मान लेता हूं, ठीक है, कि आप 8 घंटे सो रहे हो। अब ये जो 8 घंटे है ये रात की नींद है, ये ऐसी नींद नहीं है कि रात को 4 घंटे सोए, दोपहर को 2 घंटे सोए, फिर शाम को 2 घंटे सोगे, नहीं, आप रात को 8 घंटे सो। आप सीधा सीधा एक सवाल आता है कि आप अर्ली बर्ड है या नाइट आउल है। ठीक है, मैंने दोनों तरफ की लाइफ जी है। जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो देर रात तक मैं पढ़ाई करता था। आप सोचिए देर रात तक पढ़ाई आप क्यों करते हो? देर रात तक आप इसलिए पढ़ाई करते हो क्योंकि उस टाइम पर आपको डिस्टरबेंस नहीं होती है, आप आराम से पढ़ लेते हो, कोई शोर शराबा नहीं होता, आपका फोन ज्यादा पिंग नहीं कर रहा है, कोई कॉल नहीं आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है, तो आप आराम से पढ़ाई कर लेते हो। बट यही सब चीजें अर्ली मॉर्निंग भी होती हैं। अर्ली मॉर्निंग अगर आप 6 बजे उठ रहे हो तो भी यही सब चीजें होती हैं। मैंने दोनों तरफ की लाइफ जी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मैंने बहुत खराब लाइफस्टाइल भी जी है। मैं ये रात को देर रात तक जागने वाले को खराब लाइफस्टाइल मानता हूं, उस टाइम पर नहीं मानता था, बट समय के साथ सद्बुद्धि आई। मेरा सजेशन आपको ये होगा कि जल्दी सोकर जल्दी उठने की कोशिश कर लिए। इसका एक फायदा ये भी होता है कि आपकी जब नौकरी लगेगी, आप किसी अच्छी नौकरी में जाएंगे, तो 99% वहां पर मॉर्निंग में ही आपको ऑफिस जाना होगा, तो अभी से आपकी एक अच्छी बॉडी रूटीन बन जाएगा। एक और कमी मैं आपको बताता हूं, लेट से आप अपने घर पे रहते हो और 3 बजे सो रहे हैं, पढ़ाई करके ही सो रहे हैं बट 3 बजे सो रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे 7-8 बजेंगे भाई आपके घर वाले तो उठ जाएंगे, कोई आपके रूम में आ रहा है, दरवाजा खुल रहा है, पंखा बंद हो रहा है, पंखा चल रहा है, सामान निकल रहा है, सामान रखा जा रहा है, तो एक शोर शराबा होता है, तो आपकी नींद वो कंटिन्यूस हो भी नहीं पाती। वो 4 बारी तो आपकी आंख खुलती है, वो फिर डिसरप्शन हो जाता है नींद का, तो वो आपका पूरा नींद भंग हो जाती है। बच्चों नींद बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, मेडिसिन है नींद, फिजिकल और मेंटल रिकवरी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको ये तो बिल्कुल सोच लीजिए कि 8 घंटे तो आपको सोना ही है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि आप लेट से अब 11 बजे सो रहे हो, कोशिश करो वैसे 10 बजे सोने की, बट पॉसिबल नहीं है मोस्टली के लिए, और आपने 7 बजे आप उठे, तो ये 8 आवर्स की आपकी स्लीप होगी। किसी दिन आप आधा घंटा पहले उठ जाओगे, किसी दिन आधा घंटा लेट लोगे, ऑन एन एवरेज 8 घंटे की स्लीप है। अब आप उठे 7:05 7:10 तक आंखें आपने खोली, मेरा आपको एक सजेशन रहेगा कि कोई एक ढंग की न्यूज ऐप या न्यूज पेपर उठा के पढ़ लीजिए। वैसे भी करंट अफेयर्स आपके मोस्टली एग्जाम्स में आता है, तो आपको पढ़ना ही होता है वो, तो न्यूज पेपर न्यूज कुछ भी पढ़ लीजिए टिल 8 AM, 8 बजे तक। ठीक है, ये मैं तब मान के चल रहा हूं कि आप सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। अगर आप एक कॉलेज या नौकरी करने वाले बच्चे तो डेफिनेटली इस रूटीन में चेंज आएगा। अब आपने क्या करना है कि भाई आप जाइए, नहाइए, अच्छे से साफ सुथरे हो जाइए, और कोशिश करिए बाय 9 AM आप नहाकर नाश्ता वाश्ता करके रेडी हो गए। 11 बजे आप सोए और 9 बजे तक आप नहाकर बिल्कुल एकदम चकाचक बढ़िया हो चुके हैं। मैं तो आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि उठने के बाद, या इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा एक चेंज क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉक, रनिंग, जिम, जो भी आपको पसंद है, कोई स्पोर्ट, कोशिश करिए ये डेली खेलने की। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, आपका माइंड रिलैक्स करेगा, आपकी बॉडी को बेहतर बनाएगा, आपके माइंड को बेहतर बनाएगा।
तो लेट्स से आप 7 बजे उठे, 7, 5, 7, 10 तक आप बेड से बाहर निकले, 8, सवा 8 बजे तक, लेट्स से टिल 8:30 AM आप वॉक, रन, जिम जो करना है करिए। अब ये वैसे लेट टाइम उठता है 8:30 बजे, बट चलो ठीक है, नया नया रूटीन है तो ऐसे ही बनेगा। फिर आइए, नहाइए और रेडी हो जाइए ब्रेकफास्ट व्रेकफास्ट करके, मेक श्योर बाय 9:30 AM। अब आपको दोबारा सोना है कितने बजे? 11 बजे। तो बच्चे आपके पास अब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है। तो भैया कितना, 2.5 और 12, 14.5 घंटे हैं अब आपके पास। ठीक है, अब जो आपके पास ये 14.5 आवर्स है, अगर आप इसमें से 5 आवर्स पढ़ाई कर लेते हो तो बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, अब देखो क्या कोशिश करो कि 12 PM से पहले, ये डेली की कोशिश करो कि आप 2 घंटे की पढ़ाई कर लो। उसके बाद 5 PM से पहले आप 2 घंटे की पढ़ाई कर लो। ठीक है, इसके बाद 11 PM से पहले आप 2 घंटे की पढ़ाई कर लो। अब आप बोलो कि सर बैचेस चल रहे हैं हमारे, तो इस टाइम पे तो हम बैचेस में हैं। जैसे आप मान लो अभी आप एक बैच में पढ़ाई कर रहे हो और आपकी लेट से 6 घंटे क्लास हो रही है, तो पहली बात तो इस 6 घंटे को बिल्कुल फोकस होके पढ़ाई करो। कई सारे बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है कि अभी मैं छाप लेता हूं, अभी मैं पढ़ लेता हूं, बाद में मैं दोबारा पढ़ूंगा ना, दोबारा नहीं। इसी क्लासरूम का अच्छे से फायदा उठाओ, पूरे फुल एकदम कंसेप्चुअल होके पढ़ाई करो। तो पहले तो जो 6 आवर्स आपके बैच की क्लासेस है उनको अच्छे से कर लो। इसके अलावा अगर आप 3 घंटे के आसपास खुद से पढ़ लो, ठीक है, 3 आवर्स अगर आप खुद से पढ़ लो आफ्टर योर दीज बैच क्लासेस, 3 आवर में आपने रिवीजन कर लिया, पढ़ा हुआ दोबारा समझ लिया, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर ली, तो बहुत फायदा मिलेगा। बीच में आपका जैसे सैटरडे है, सैटरडे को आपकी क्लासेस कम होती हैं, है ना, पेड क्लासेस आपकी होती नहीं, सैटरडे का फायदा उठाओ। सैटरडे को जितना आपने 5 दिन पढ़ा उसको रिवाइज करो। संडे थोड़ा फैमिली को टाइम दो, फ्रेंड्स को टाइम दो, घूम फिर कर आओ। कोशिश करो संडे को भी थोड़ा बहुत कुछ करने का, बट अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई नहीं, सैटरडे को अच्छे से यूटिलाइज करो। ये करना पड़ेगा आपको, तब जाकर रैंक आएगी। तो आप बस ऐसे सोचो 8 घंटे सोना है, अब उसके बाद आपको ये देखना है कि और वॉक जरूर करनी है, वॉक, रनिंग, जिम, स्पोर्ट जरूर करना है 1 सवा घंटा दिन में। बहुत अच्छी चीज होती है बच्चों ये। मैं बिल्कुल आपको कभी ये सजेशन नहीं दूंगा कि बस 24 घंटे पढ़ते रहो, नहीं, आपकी बॉडी और माइंड दोनों खराब हो जाएंगे। पढ़ाई भी करनी है आपने, ठीक है, बट आपने अच्छी नींद लेनी है और आपने अच्छे से अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। सुना है ना आपने, साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। तो जितनी बॉडी आपकी अच्छी होगी उतना माइंड भी अच्छा होता चला जाएगा। उसके अलावा आप देखो, अब जो आपके पास बचा हुआ टाइम है, अगर आप 12 बजे से पहले 2 घंटे की पढ़ने की कोशिश करो। अब मान लो आपकी 12 बजे से पहले एक पेड क्लास है, लेट से 12 बजे से पहले एक पेड क्लास है, 1 बजे 1 घंटे की पेड क्लास है लेट से, तो आपको ये होगा कि 1 घंटे की मेरी पेड क्लास है, 1 घंटा मैं खुद से पढ़ लेता हूं। फिर मान लो 5 बजे है, अब 5 बजे से पहले आपकी लेट से 2-3 पेड क्लासेस है कि मेरे पास खुद पढ़ने का टाइम नहीं, कोई बात नहीं भाई, ये तो आपको पता ही है। 11 बजे से पहले अगर मैं सिविल की बात करूं तो सिर्फ अपूर्व सर की पेड क्लास होती है, तो उस पेड क्लास को करने के बाद आपके पास समय वहां पढ़ लो। टाइम मैनेजमेंट आपको एक बार ही समझना है, फिर दोबारा कभी दिक्कत नहीं आएगी। अभी 9, अरे मेरे प्यारे बच्चे, वो 9 आवर्स नहीं होगा, वो 9 आवर्स आपको लग रहा है। अभी जैसे अमित मौर्य सर की क्लास चल रही है, अभी जो अपूर्व सर की क्लास है वो रुकेगी या नहीं होगी, फिर मेरी स्टार्ट होगी। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि 3-4 दिन, 4-5 दिन से ज्यादा नहीं होगा कि आपकी 9 घंटे क्लास हो, वो भी वर्स्ट केस सिनेरियो। और उसका भी रीजन क्या है कि अमित मौर्य सर की कॉमन क्लास आ गई, एफएम की क्लास आ गई, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए बच्चों के कि सर एफएम स्टार्ट करना है। अब क्या हुआ, जब एफएम सिर्फ मौर्य सर पढ़ाते मैकेनिकल में तो कोई दिक्कत नहीं होती, मैकेनिकल के बच्चे चुपचाप पढ़ते रहते। वो कंबाइन है क्योंकि सारा सिलेबस सेम है, तो जो सिलेबस मैकेनिकल में है वही सिविल में है, तो इसीलिए उस क्लास को यहां पर भी आ गई वो, इस वजह से आपको लग रहा है। बट स्टिल ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता हो सकता है कि आपकी क्लास 9 घंटे चले, इसके अलावा नहीं होगा, सो डोंट वरी।
अगर देखो 10 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, मैं बोल रहा हूं ना, लेट से आपकी 6 घंटे क्लास चल रही है, लेट से 7 घंटे क्लास चल रही है, लेट से 8 घंटे क्लास चल रही है, तो आपने ये ध्यान देना है कि अगर आपकी बैचेस में क्लासेस ज्यादा हैं तो कोई बात नहीं, आप 3 घंटे पढ़ाई करो खुद से, सेल्फ स्टडी तो बहुत जरूरी है। और अगर आपकी बैचेस में कम क्लास चल रही है तो आप खुद से ज्यादा पढ़ाई करो। सिंपल सी मैथ्स है। जितनी जल्दी बच्चे करना शुरू कर दोगे उतनी बेहतर रैंक आनी शुरू हो जाएगी। चलो एक क्वेश्चन और है, इसका आंसर बताओ बच्चे। बुलेट ऑफ मास गिवन है, लीव द बैरल ऑफ अ गन विद अ वेलोसिटी दिस, सपोज द फोर्स लास्टेड फॉर दिस सेकेंड्स, व्हाट इज द इंपल्स? तो बच्चे इंपल्स पूछा है। क्या होता है इंपल्स? फोर्स इंटू टाइम, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन मोमेंटम। तो बच्चे पहले तो आप फोर्स या मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, फॉर्मूला लगा दो। और नेक्स्ट केस में आपसे क्या पूछा है? फोर्स, तो फोर्स इंटू टाइम इज मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। तो जैसे ही आपको मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी पता चल जाएगा, क्योंकि वो इंपल्स होता है, टाइम गिवन है, इससे डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा। अरे माय गॉड, 10 घंटे लाइब्रेरी में? दैट्स, और लाइब्रेरी में पढ़ना बहुत एक मैं ना ये भी बोलूंगा आपको कि जब आप पढ़ाई करते हो ना, एक अच्छे पोस्चर में पढ़ाई करा करो। कई बार क्या होती है, हमारी आदत होती है लेट के पढ़ने की, ठीक है, तो वो अच्छा नहीं है। इसलिए अच्छा नहीं है कि आप उसमें ज्यादा देर तक नहीं पढ़ सकते, आधे पौने 1 घंटे में नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो टेबल चेयर पर बैठने की कोशिश करिए। अब मेरे साथ पता है क्या है, मैं अगर मुझे आसपास लोग दिखते रहे या थोड़ी बहुत आवाज होती रहे तो मैं ज्यादा देर पढ़ाई कर लेता हूँ। तो ऐसे केस में व्हाट आई डू इज कि पहले जब हॉस्टल में रहते थे तो दरवाजा खोल देता था मैं, लोग जा रहे हैं लोग आ रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ाई हो जाती थी। अदरवाइज मैं गाने या म्यूजिक लगा के छोड़ देता हूँ, बहुत ज्यादा वॉल्यूम पर नहीं, नॉर्मल वॉल्यूम पर, तो वो म्यूजिक चलता रहता है। तो ऐसा लगता है ना कि आपके आसपास लोग हैं। अब हर बच्चे का अपना पढ़ने का तरीका है। अगर आपको लगता है आप एकांत में ही पढ़ाई कर सकते हैं, एकांत में पढ़िए। आपको लगता है नहीं, थोड़ा सा होता है ना, एक हलचल सी होनी चाहिए, तो आप वैसे पढ़ाई कर सकते हैं, बट पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, अब जैसे एक बच्चे ने बोला, और देखो बच्चों ये बात याद रखना, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिवीजन नहीं करा तो सब भूल जाओगे आप। जैसे हमने आरसीसी पढ़ रखा है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रखा है, कुछ बच्चों ने सोम पढ़ रखा है, आपको ये रिवाइज करना है। रिवाइज का बेस्ट तरीका क्या है? आपके पास रिकॉर्डिंग्स हैं लाइव, और क्या कहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं आपके पास, तो जब आपको समय मिले वो रिकॉर्डेड वीडियोस देख लीजिए। आपको मैं कह रहा हूं 1.25x की स्पीड पे देखिए, 1.5x की स्पीड पे देखिए, ठीक है, क्योंकि आप रिवीजन का मतलब क्या है, दोबारा नहीं पढ़ रहे हो आप उसको, दोबारा मतलब बेसिक से नहीं पढ़ रहे हो, तो आपने उसको ज्यादा स्पीड पर देख लो, आपका समय बच जाएगा, बट रिवीजन करो। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके पास रिकॉर्डिंग्स का। थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे, बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, सीधा सीधा क्वेश्चन है। अब बच्चों आता है कोलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडीज। कोलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडीज। तो भाई पहली बात तो ये आती है कि इलास्टिक बॉडी क्या होती है। इलास्टिक बॉडी वो होती है जो लोड हटाने के बाद अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाए। कोलिजन का मतलब होता है बॉडीज का टकराना। तो यहां पर हम उन बॉडीज के कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे जो कोलिजन के बाद अपने ओरिजिनल शेप या फॉर्म में वापस आ जाए। तो द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ विच दे रिबाउंड आफ्टर इंपैक्ट, इट इज नोन एज इलास्टिसिटी। तो बच्चे रिबाउंड शब्द का अर्थ है यहां पर कमिंग बैक टू ओरिजिनल शेप, कमिंग बैक टू
ओरिजिनल शेप पर वापस आना, ठीक है, इसको बोलते हैं रिबाउंड। इलास्टिसिटी को हम सोम में भी पढ़ते हैं। इफ अ बॉडी रिबाउंड्स टू अ ग्रेटर हाइट इट इज सेड टू बी मोर इलास्टिक देन द बॉडी विच रिबाउंड्स टू अ लेसर हाइट। तो यहां पर इलास्टिसिटी की इन्होंने एक और परिभाषा दी कि आपने एक बॉडी को लेट से ड्रॉप करा, वो जमीन से टकरा के ज्यादा ऊपर आई तो वो मोर इलास्टिक है, और अगर आपने एक बॉल को ड्रॉप करा और वो जमीन से टकरा के कम ऊपर आई तो वो लेस इलास्टिक है, ठीक है। तो यहां पे इलास्टिसिटी की जो डेफिनेशन है वो एज पर रिबाउंड दिया, रिबाउंड मतलब वापस आना। तो रिबाउंड का मतलब हो गया वापस, ठीक है। बट इफ अ बॉडी डज नॉट रिबाउंड एट ऑल आफ्टर इट्स इंपैक्ट इट इज कॉल्ड टू बी एन इलास्टिक बॉडी, इन इलास्टिक बॉडी। तो बच्चे अगर एक बॉडी को आपने ड्रॉप करा और ड्रॉप करने के बाद वो रिबाउंड हुई ही नहीं तो उसको बोलेंगे इन इलास्टिक बॉडी। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो इलास्टिक बॉडी है ये रिबाउंड होती है, वापस आती है, कम आए ज्यादा है बट रिबाउंड होगी। और जो इन इलास्टिक बॉडी है ये रिबाउंड नहीं होती। इट डज नॉट रिबाउंड, ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। अब आता है कोलिजन फिनोमिना, ठीक है, कोलिजन हो रहा है दो बॉडीज का। तो प्यारे बच्चों इसको आप बड़े आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए दो बॉडीज हैं, इस तरीके से। So, whenever two elastic bodies collide with each other, the phenomenon of collision takes place as given below. प्यारे बच्चों जब भी दो इलास्टिक बॉडीज, और हमें जो कोलिजन पढ़ना है हमारे सिलेबस में जो कोलिजन है वो इलास्टिक बॉडीज का, देखिए इसमें पता है क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। एग्जाम में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाता है। तो जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो सब इफेक्ट जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के ही है। प्यारे बच्चे वीडियो डाउनलोड का जो ऑप्शन की बात आप बोल रहे हो ना, ये आपको एक बारी ऐप पर सपोर्ट में जाके आप ये पॉइंट रखिए, एंड जितने ज्यादा बच्चे इस बात को बोलेंगे हो सकता है डाउनलोड का ऑप्शन आ जाए, ठीक है। तो इधर आते हैं, तो देखिए जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं इलास्टिक बॉडीज तो क्या होता है, द बॉडीज इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन कम्स मोमेंटेरली टू रेस्ट। तो प्यारे बच्चों जैसे ही बॉडीज आपस में टकराती हैं तो एक क्षण के लिए ये दोनों बॉडीज रेस्ट पर होती है, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग कोलिजन। सो ड्यूरिंग कोलिजन ऑफ टू इलास्टिक बॉडीज व्हेन द टू बॉडीज कोलाइड दे मोमेंटरली कम्स इनटू रेस्ट। द टू बॉडीज टेंड टू कंप्रेस ईच अदर सो लॉन्ग एज दे आर कंप्रेस्ड टू द मैक्सिमम वैल्यू। अब बच्चे क्या होता है, जब ये दो बॉडीज आपस में टकराती हैं तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को कंप्रेस करने की कोशिश करती है, दबाने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये दो मान लीजिए जैसे जाइंट बॉल्स हैं, ये आई आपस में टकराई तो एक क्षण के लिए रुक गई, फिर एक दूसरे को कंप्रेस करती हैं, ठीक है। द टू बॉडीज अटेम्प्ट टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप ड्यू टू देयर इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कमिंग बैक टू द ओरिजिनल शेप। दिस प्रोसेस ऑफ रीगेनिंग द ओरिजिनल शेप इज नोन एज रेस्टिट्यूशन। और इसमें बच्चों ये जो रेस्टिट्यूशन शब्द है ये इंपॉर्टेंट है, इस पर एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो मैं इसको अलग से भी ऐसे कर देता हूं, ठीक है। तो बच्चे क्या होता है, कोलिजन के पूरे फिनोमिना में दो बॉडीज आई, वो आपस में टकराई, एक क्षण के लिए रेस्ट में आई, फिर ये एक दूसरे को कंप्रेस करते हैं, इलास्टिक बॉडीज हैं। तो जब ये दूर जाती है तो वापस से बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आती है। तो बिकॉज ऑफ देयर इलास्टिक नेचर द बॉडी कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। और बच्चे ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस प्रोसेस ऑफ रीगेनिंग द ओरिजिनल शेप इज नोन एज रेस्टिट्यूशन। इसको बच्चे रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। बात समझ आई?
रेस्टिट्यूशन का बच्चे एक शब्द का अर्थ ही यही है, रेस्टिट्यूट मतलब वापस से ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशंस में आना। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना है, जो थर्ड स्टेप है कोलिजन का, जहां पर बॉडी टकराकर वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आती है, उसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। अब अगर ये इनइलास्टिक बॉडी होती तो वहां पर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में बॉडी वापस नहीं आती ओरिजिनल शेप में, तो वहां रेस्टिट्यूशन का शब्द का मतलब नहीं आता। डेफिनेटली बच्चे, कोलिजन डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। आप देख सकते हो यहां पर यही हो रहा है, ये दो बॉडीज आपस में टकराई, तो एक मोमेंट के लिए, मोमेंटेरली, एक मोमेंट के लिए comes to rest। ठीक है, मोमेंटरली रेस्ट पर आई, कंप्रेस हुई और वापस से अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ गई। ठीक है, तो जैसे ये यहां पर दिखाया यही है। अब देखो, द टाइम टेकन बाय द टू बॉडीज इन कंप्रेशन, ये डेफिनेशन सुनो। जब दो बॉडीज आपस में टकराई तो वो कंप्रेस हुई, तो वो टाइम, द टाइम टेकन बाय द बॉडीज इन कंप्रेशन आफ्टर द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड टाइम ऑफ कंप्रेशन। तो बच्चे एक टर्म होती है टाइम ऑफ कंप्रेशन। तो टाइम ऑफ कंप्रेशन क्या होता है, जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया जब वो टकराती हैं तो एक दूसरे को कंप्रेस करते, तो जितने टाइम के लिए बॉडीज एक दूसरे को कंप्रेस करते हैं उसको बोलते हैं टाइम ऑफ कंप्रेशन। और ऐसा ही होता है टाइम ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन क्या होता है, बॉडी का अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आना। तो जितने समय में बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आती है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ रेस्टिट्यूशन। एंड द टाइम फॉर विच रेस्टिट्यूशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड टाइम ऑफ रेस्टिट्यूशन। और यहां पर मैं लिख देता हूं दैट व्हाट इज रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन इज कमिंग बैक टू original shape. And why do bodies come to original shape? Due to elasticity. अब ऐसा क्यों है कि कुछ बॉडीज ज्यादा इलास्टिक है, कुछ बॉडीज कम इलास्टिक है? वो है उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से। बच्चे, इलास्टिसिटी रीजन होती है कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन दी एटम्स की वजह से। तो जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी is due to cohesive nature of atoms। तो बच्चे, कोहेसिव नेचर कुछ एटम्स, कुछ मटेरियल्स की बाकी से ज्यादा है, तो कुछ मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है, कुछ मटेरियल कम इलास्टिक है। तो टाइम ऑफ कंप्रेशन वो टाइम होता है जब मटेरियल जो है वो कंप्रेस, कोलिजन के बाद जो बॉडीज है वो कंप्रेस होती हैं। और टाइम ऑफ रेस्टिट्यूशन वो टाइम है जिस टाइम पर बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस, ओरिजिनल शेप में वापस आती है। ओरिजिनल शेप में वापस आने को रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। द सम ऑफ टू टाइम्स, टू टाइम्स मतलब टाइम ऑफ कंप्रेशन एंड टाइम ऑफ रेस्टिट्यूशन, दिस इज नोन एज टाइम ऑफ कोलिजन। तो द सम ऑफ टू टाइम्स the sum of two times of collision and restitution is called the time of collision, period of collision और period of impact। तो प्यारे बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया कि कोलिजन कितनी देर तक हुआ, टाइम ऑफ कोलिजन। तो बच्चे ये हुआ टाइम ऑफ कंप्रेशन प्लस टाइम ऑफ रेस्टिट्यूशन। बच्चे, अभी मैं बताऊंगा रेस्टिट्यूशन किस पे डिपेंड करता है। रेस्टिट्यूशन मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है।
क्योंकि कमिंग बैक टू ओरिजिनल शेप पर वापस आना, ये बॉडी की प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। रबर का बच्चे बड़ा अलग खेल है, हमें लगता है कि जो बॉडी स्ट्रेच हो रही है वो इलास्टिक है, ऐसा नहीं है। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। तो इलास्टिक जो हमें बचपन की डेफिनेशन है ना, वो नहीं है इलास्टिक की। चलो एक चीज मैं बता देता हूं, क्योंकि ये सोम में भी डिस्कस होता है। जैसे रबर की बात हुई, तो बच्चे इलास्टिसिटी स्ट्रेचिंग की एबिलिटी नहीं है। तो इलास्टिसिटी इज नॉट स्ट्रेचिंग एबिलिटी। कि रबर ज्यादा खिंच गई तो ज्यादा इलास्टिक है, नहीं। मटेरियल वो ज्यादा इलास्टिक होता है जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा हो। तो बच्चे एक टर्म आप पढ़ते हो विच इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, यंग्स मॉडुलस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इलास्टिक बिहेवियर। तो बच्चे ये इलास्टिक बिहेवियर दिखाता है। अब यंग्स मॉडुलस जितना ज्यादा होगा मटेरियल उतना ज्यादा इलास्टिक होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मटेरियल उतना ज्यादा इलास्टिक होगा। तो ये ना सोचे कि वो रबर ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है तो वो ज्यादा इलास्टिक है, नहीं। हायर यंग्स मॉडुलस इंप्लाइज मोर इलास्टिसिटी, बिकॉज इलास्टिसिटी की डेफिनेशन अलग होती है। अगर मैं आपको इलास्टिसिटी की डेफिनेशन बताऊं, और जैसे मैं आपको बताऊं कि क्यों रबर के केस में यंग्स मॉडुलस कम होता है, देखो एक एग्जांपल समझो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखो हम ये बात जानते हैं कि जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस होता है। तो यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। ठीक है, अब अगर हम ये बोले कि यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस के इक्वल हो जाएगा अगर स्ट्रेन की वैल्यू 1 हो जाए। स्ट्रेन बच्चों चेंज इन लेंथ, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल होता है, ये 1 के इक्वल हो गया। तो जब फाइनल लेंथ इनिशियल लेंथ के ट्वाइस हो जाए तो उस टाइम पे जो स्ट्रेस आता है उसको यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा, आप इमेजिन करो आपके पास एक रबर है, ठीक है, और आपके पास स्टील है। रबर को उसकी लेंथ के ट्वाइस करना स्टील के कंपैरिजन में आसान है। तो रबर में क्या होगा, रबर को आप जल्दी उसके लेंथ के ट्वाइस कर दोगे। तो जब आप एक मटेरियल को उसके ओरिजिनल लेंथ का ट्वाइस करते हो तो जो स्ट्रेस आता है वो यंग्स मॉडुलस है। अब आप सोचो स्टील में क्या ये इतना आसान है, रबर जितना आसान है? नहीं भाई, स्टील में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ओरिजिनल लेंथ के डबल करने में, क्योंकि उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर उस हिसाब से बना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो जितनी मेहनत लगेगी एक मटेरियल को स्ट्रेच करने में, जितना ज्यादा यंग्स मॉडुलस होगा वो उतना ज्यादा इलास्टिक होता है। तो यहां से आप बोलते हो कि रबर इज लेस इलास्टिक देन स्टील। बात समझ आई बच्चे? तो यहां से आप समझ भी सकते हो कि जो मैकेनिक्स है वो कैसे सोम, एफएम और सॉइल मैकेनिक्स को इन्फ्लुएंस करती है। एक टर्म होती है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम समझेंगे, बट उससे पहले तो बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर कोलिजन है, और बहुत सिंपल सा लॉ है। मोमेंटम कंजर्व है तो बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है वो आफ्टर कोलिजन भी मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए। तो मान लेते हैं कि एक बॉडी है जो m1 मास की है, u1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। ये किसी और बॉडी से टकराई जिसका मास m2 है और वेलोसिटी u2 है। टकराने के बाद मोमेंटम कंजर्व्ड रहा, तो जो नई वेलोसिटी है वो v1 हो गई, और जो v1 वेलोसिटी है वो m1 की है, और v2 m2 की वेलोसिटी है। तो बच्चे इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम विल रिमेन सेम।
तो इनिशियल मोमेंटम is equals to final momentum. So this is what the conservation of momentum is for collision. अब जैसे एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आता है तो वो u1 u2 v1 v2 दे देंगे आपको। वो ऐसे बोल देंगे कि एक बॉडी रेस्ट में थी, ठीक है, दूसरी बॉडी उससे टकराई, तो पहली वाली बॉडी मोशन में आ गई, दूसरी वाली बॉडी रेस्ट में चली गई, तो बताइए अब बॉडी किस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको बस ये जो मोमेंटम का कंजर्वेशन है इसको याद रखना है। रोहित, किस स्ट्रेस की बात करते हो? क्रीप स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल है। एक भाई थोड़ा सा एलैबोरेट करोगे इसको? पहले मुझे बताओ ये बात समझ आ रही है? इस पर क्वेश्चन इसी तरीके से न्यूमेरिकल फ्रेम हो जाता है कि एक बॉडी रुकी हुई है, दूसरी उससे टकराई, तो ये बॉडी रुक गई और दूसरी चल पड़ी, तो आपसे कुछ एक वेलोसिटी कुछ पूछ लेंगे। तो ऐसे केस में एक वेलोसिटी 0 है, फिर जो कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी है वो 0 हो गई, मास सबके गिवन होते हैं। चलो, अब आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन फॉर इलास्टिक बॉडीज। So when two moving bodies collide with each other, their velocity of separation bears a constant ratio to their velocity of approach. अब इसका मतलब क्या है, velocity of separation and approach? देखो सिंपल सी बात है बच्चे, अप्रोच का मतलब है किस वेलोसिटी से वो एक दूसरे के करीब आ रही है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मीन्स the velocity with which the bodies are coming into each other. और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, वो वेलोसिटी जिससे बॉडी दूर जा रही है। तो जैसे मान लीजिए एक वेलोसिटी u1 है और एक वेलोसिटी u2 है, ठीक है, इसको ऐसे मान लीजिए, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये बॉडी u2 वेलोसिटी से आगे जा रही है, ये बॉडी u1 वेलोसिटी से आगे जा रही है। अब बच्चे ऑब्वियसली जब u1 की वैल्यू u2 से ज्यादा होगी तभी ये बॉडी इससे टकराएगी। भाई अगर आगे वाली बॉडी हायर वेलोसिटी से है तो पीछे वाली बॉडी कभी पकड़ ही नहीं पाएगी उसको। तो हमने मान लिया कि जो बॉडी आगे है वो कम वेलोसिटी से जा रही है और जो बॉडी पीछे है वो ज्यादा वेलोसिटी से जा रही है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया u1 माइनस u2। दिस इज बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, ये वेलोसिटी जो है कोलिजन के बाद जो ये जो बाहर आगे वाली बॉडी है, अब ये ज्यादा वेलोसिटी से जा रही है, ये कम वेलोसिटी से जा रही है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया v2 माइनस v1। तो दिस इज VOA वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड दिस इज VOS वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो बच्चे इन्होंने बोला कि न्यूटन ने कहा था कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का आपस में एक रेशियो होगा और ये कांस्टेंट रहेगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल्स टू E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और ये जो E है ये होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये पूछा जाता है एग्जाम में। अगर आप कुछ जेई एग्जाम्स के पेपर देखोगे तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको कोलिजन ऑफ बॉडीज का यही क्वेश्चन देखने को मिले। तो बच्चे ये जो E है जिसको यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोला गया है, यही होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और इस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू के बेसिस पर आप एक बॉडी को बता सकते हो वो इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। पहले बच्चे मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन समझ में आया? नेगेटिव साइन क्यों किया, ये बात आपको पता ही होगी कि जब दो बॉडीज एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो सबट्रैक्ट होती है। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे आती है, माइनस करके आती है।
और जब दो बॉडीज डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो वेलोसिटी ऐड करते हैं। थैंक यू बिट्टू। इवन देखो पता है क्या है ना, जैसे अभी जियोटेक स्टार्ट होगा ना, बाय गॉड ग्रेस परसों जियोटेक स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको ये चीज बिल्कुल ईमानदारी से बोलता हूँ कि आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा आएगा, और पूरी कोशिश होगी मेरी, और भगवान ने चाहा कोशिश बहुत हद तक कामयाब भी होगी, कि आपको वो सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आएगा। एक होता है कि मैं आऊं यहाँ पर और 30 लेक्चर कुछ लिख कर चला जाऊं, कहने को मैंने अपनी तरफ से पढ़ाया, कहने को बहुत सारी पीडीएफ बन गई, कहने को आप भी घर पर बैठ के वीडियोस देख रहे हो, बट समझ उतना नहीं आया। बट मैं आपको बहुत ईमानदारी से ये चीज बोल सकता हूँ कि जियोटेक आप पढ़ोगे, आपको वो समझ में जरूर आएगा। तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि कभी कोई इंटरव्यू हुआ और आपसे पूछा गया कि अपने फेवरेट सब्जेक्ट का नाम बताइए, तो आप जियोटेक बोल पाओगे। ठीक है, तो जियोटेक हमारा एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। जियोटेक की तो ना मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे लोकसभा चुनाव जब होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट उत्तर प्रदेश होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है। उसी तरीके से किसी भी सिविल इंजीनियरिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है जियोटेक की, जो कि सबसे हाई वेटेज सब्जेक्ट में होता है और मेहनत वाला सब्जेक्ट है। बिल्डिंग मटेरियल जेई एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बट बिल्डिंग मटेरियल में क्या होता है ना, थ्योरी का पार्ट अच्छा खासा है, तो आपको डेटा याद करना होता है। जैसे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, या मान लीजिए सीमेंट के टेस्ट हैं, लाइम के टेस्ट हैं, ब्रिक के टेस्ट हैं, तो उसमें याद करने वाला पोर्शन है। अगर आपने याद कर लिया तो इतनी दिक्कत नहीं आती। जियोटेक में समझने वाला पोर्शन बहुत ज्यादा है, याद करने वाला पोर्शन बहुत ज्यादा है, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है, टेस्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जियोटेक को पढ़ने का पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आई एश्योर यू आपको मजा आएगा उस सब्जेक्ट को पढ़ने में। और यहीं पर बच्चों हमारा आता है नेक्स्ट, विच इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे आपने देखा ये जो ई है, ये होता है बच्चे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो यहां पर ये मैं लिख देता हूं, जैसे कि आप देख रहे हो ये बॉडी है बिफोर इंपैक्ट, दिस इज बिफोर इंपैक्ट। तो जो U1 है वो U2 से टकराया। ऑब्वियसली कब टकराएगा, जब U1 की वैल्यू U2 से ज्यादा हो, क्योंकि अगर U2 ज्यादा होगा तो U2 हमेशा U1 से आगे रहेगा। ये 50 के MPH से भाग रहा है, ये 40 के MPH से भाग रहा है, तो ये कभी टकराएगा ही नहीं इससे। टकराएगा तो ये तब जब पीछे वाली बॉडी की स्पीड ज्यादा होगी, तो U1 U2 से ज्यादा है। दिस इज ड्यूरिंग इंपैक्ट, इंपैक्ट के टाइम पर, ड्यूरिंग इंपैक्ट। तो बच्चे ड्यूरिंग इंपैक्ट तब है जब वो मोमेंटरीली रेस्ट पर आ गया। आप यहां पर देख रहे हो कि हमने बॉडीज की ओरिजिनल शेप में कोई चेंज नहीं करा, तो ये मोमेंटरीली एट रेस्ट है। अब यहां पर क्या हुआ, बॉडी टकराई, टकरा के वो कंप्रेस हुई, कंप्रेस होने के बाद वो एक्सपेंड हुई। ये जो पूरा प्रोसेस है ये होता है टाइम ऑफ कोलिजन, ये हो गया आफ्टर इंपैक्ट। तो बच्चे आफ्टर इंपैक्ट इस बॉडी की वेलोसिटी v1 होगी और ये v2 हो गया। अब क्या हो गया, ट्रांसफर हुआ वेलोसिटी का, और इस बार v2 v1 से बड़ा है। दोनों सेम डायरेक्शन में वेलोसिटीज, इसलिए नेगेटिव कर रहे हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E, जो अभी पीछे कांस्टेंट था उसको बस E लिख रहे हैं यहां पे, ये हो गया v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। एग्जाम में ना ये फॉर्मूला पूछा जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला बताइए, और इस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैं आपको कुछ डेटा भी बताऊंगा। बच्चे बताओ, बात समझ आई? ई की वैल्यू बच्चे 0 से 1 के बीच में होती है। 0 कब है, 1 कब है, वो अभी डिस्कस करेंगे। पता नहीं आया, कहीं नस में बड़ा था। उसमें भी देखो, जियोटेक में पता है क्या है, थोड़ा सा अगर मैं आपको जियोटेक का बताऊं, जैसे जियोटेक की पीपीटीज की बात आप कर रहे हो,
तो जियोटेक की ना पीपीटीज में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जैसे अभी तक इंटरेक्टिव रही है वैसे ही रहे। उसमें थ्योरी भी होगी बच्चों। जियोटेक में पता है क्या, बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, तो डेरिवेशंस भी होंगे। डेरिवेशंस को मैं लिख कर नहीं लाऊंगा, आपके सामने डिराइव करूंगा। एपरेटस होंगे, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट हैं जियोटेक में, बहुत सारे टेस्ट हैं। आपको टेस्ट सिर्फ तब समझ में आएगा जब आपने उसको परफॉर्म किया हो या आपने वो टेस्ट का एपरेटस अच्छे से देखा हो। एक चीज मैं आपको जरूर बोलूंगा कि जब जियोटेक स्टार्ट होगा तो कई बारी क्या होता है कि हमने कॉलेज में टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं और कई बारी नहीं करे होते हैं। तो जब भी क्लास में टेस्ट की बात आएगी तो मैं आपसे बोल दूंगा कि भाई आप इस टेस्ट को यूट्यूब पर देख कर आ जाना एक बारी, क्योंकि जानते हो क्या होता है बच्चे, जब तक आपने टेस्ट का एपरेटस को अच्छे से देखा नहीं है आप समझ नहीं पाओगे। जैसे मान लो आपने कभी थियोडोलाइट देखा ही नहीं है, तो थियोडोलाइट की वर्किंग समझना बहुत मुश्किल है। तो पूरी कोशिश मैं करूंगा कि जब हम जियोटेक की बात करें तो वहां पर ये जो थ्योरी है सुंदर सुंदर आकर्षक पीपीटीज के रूप में हो। डेरिवेशंस बच्चे हैंड रिटन लिखूंगा मैं बैठ कर यहाँ पर, मुझे लिखना बहुत पसंद है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक स्टेटस भी शेयर किया था आपके टेलीग्राम चैनल पे, दे ट्राइड टू बरी अस दे डिडंट नो वी आर सीड्स वाला। तो थोड़ा मुझे अच्छा लगता है लिखना। और उसके बाद जब एपरेटस आएगा तो इनकी मैं आपको बढ़िया सुंदर पिक्चर दिखाऊं। और बात ये नहीं है कि सिर्फ जियोटेक तक ये सीमित होगा, आगे जाकर हम हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ेंगे, कोई और सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सोम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सब में कोशिश रहेगी कि इंटरेक्टिव पीपीटी। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ऐसे पढ़ाने में भी मजा आता है। पढ़ने में आपको आई होप अच्छा लग रहा है, कमेंट से थोड़ा दिखता है, पढ़ाने में भी मजा आता है। एक पता है क्या होता है, जब ऐसी फिगर्स बनी होती है ना, एक तो हमारा थोड़ा टाइम बच जाता है। कुछ फिगर्स क्या होती है ऑन द स्पॉट बनाने में उनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कुछ पहले से बनी होती है तो फायदा मिलता है। तो डेफिनेटली एज अ टीचर मुझे खुद रियलाइज होता है कि यस, पीपीटी अगर अच्छे से बनी है तो टीचर और स्टूडेंट दोनों का काम आसान हो जाता है। अब देखो, अ लिटिल कंसिडरेशन विल शो दैट द इंपैक्ट विल ओनली टेक प्लेस व्हेन u1 इज ग्रेटर देन u2। ठीक है, तो बच्चे u1 क्या है, u1 वो बॉडी है जो पीछे थी, u2 वो बॉडी है जो आगे है। तो जब पीछे वाली बॉडी आगे वाली बॉडी से ज्यादा वेलोसिटी से जाएगी तभी कोलिजन होगा। Therefore, the velocity of approach is u1 minus u2. Velocity of approach हो गया u1 minus u2. After impact, the separation of two bodies will take place only if v2 is greater than v1. बच्चे दो बॉडीज आपस में कब दूर होंगी, देखो बड़ा सिंपल सी बात है। अब मान लो लेट से v2 की वैल्यू v1 से छोटी है, लेट से, तो बच्चे बॉडीज तो आपस में चिपकी रहेंगी, क्योंकि v1 अगर ज्यादा वेलोसिटी से होगा तो v2 के एकदम पीछे रहेगा। आप ऐसे सोचो कि दो गाड़ी आपस में टकराई, ठीक है, ये गाड़ी का बम्पर है और ये गाड़ी की हेडलाइट टकराई। अब अगर पीछे वाली गाड़ी ज्यादा स्पीड से है तो कभी सेपरेशन आएगा ही नहीं। सेपरेशन कब आएगा, जब आगे वाली गाड़ी की स्पीड बढ़ जाए। तो इसीलिए जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करेंगे तो बॉडी सेपरेट तभी होंगी जब आगे वाली बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा हो। तो कोलिजन कब होगा, जब पीछे वाली बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा हो। और सेपरेशन कब होगा, जब आगे वाली बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा हो। तो जो सेपरेशन है वो हो गया v2 माइनस v1 और अप्रोच हो गया u1 माइनस u2। और बच्चे इसके रेशियो को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज v2 माइनस v1। अब जो हमारे न्यूटन भैया थे उन्होंने इस चीज को बोला कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ये जो है ये कांस्टेंट होता है। velocity of separation by velocity of approach is a constant. This constant is known as E and this E is known as coefficient of restitution, और इसकी वैल्यू बच्चों 0 से 1 के बीच में रहती है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये तो आपने याद करना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जेई एग्जाम में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के इसी चीज पर आते हैं। तो 0 से 1 के बीच में रहती है वैल्यू। सो इट मे बी नोटेड दैट इफ E is equals to 0 the two bodies are inelastic and if E is equals to 1 the two bodies are perfectly elastic। कैसे पता चल रहा है, देखो E की वैल्यू को 1 रखते हैं। E की वैल्यू अगर 1 है तो 1 है, इसका मतलब जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के इक्वल है।
है ना भाई। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ई के इक्वल होता है, तो ई 1 हो गया। तो अगर ई 1 है तो ये इक्वल हो गया। u2 को इधर ले आओ, तो v2 प्लस u2 v1 प्लस u1 के इक्वल हो गया। बच्चे इसका मतलब क्या है कि v प्लस u कांस्टेंट हो गया, है ना। अब आपने क्या करा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और बॉडी का मास तो हम कांस्टेंट मान ही रहे हैं क्योंकि रिजिड बॉडी है, मास कांस्टेंट है। तो बच्चे मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या कांस्टेंट हो गया, मोमेंटम। और मोमेंटम कांस्टेंट मतलब मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो प्यारे बच्चों मोमेंटम कब कंजर्व होता है, कब कंजर्व होता है मोमेंटम, जब बॉडी इलास्टिक होती है। तो m1v1 प्लस m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 तब होता है जब जो बॉडीज हैं वो इलास्टिक हो। तो बच्चे जब E की वैल्यू 1 है तो द टू बॉडीज आर टू बी परफेक्टली इलास्टिक, और जब E की वैल्यू 0 है तो ये इनइलास्टिक होनी चाहिए। 0 से भी आप देख लो। पहले मुझे बताओ ये बात समझ आई? प्यारे बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो कि v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 होता है, अगर ये 1 हो जाए तो इसका मतलब v2 माइनस v1 u1 माइनस u2 के इक्वल है। u2 को इधर लेकर आओ, v1 को इधर लेकर आओ, तो v2 प्लस u2 v1 प्लस u1 के इक्वल हो गया। ठीक है, जब भी आपको ऐसी इक्वेशन दिखती है आप क्या बोलते हो कि इसका मतलब v प्लस यू कॉन्स्टेंट है। जैसे मान लो 10 प्लस 4 है तो ये वैल्यू मान लो 8 हो गई, तो ये वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 6 हो जानी चाहिए, तभी तो सम 14 रहेगा। तो जब वो मैं आपसे ऐसे बोलूं कि 10 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 6, तो आप बोलोगे कि सर इसका मतलब ये है कि अगर ये v है, ये u है, ये v1 u1 है, ये v2 u2 है, तो इसका मतलब v प्लस यू कॉन्स्टेंट है। अगर मैं इस वैल्यू को 7 कर दूं तो दूसरी वैल्यू को भी 7 करना पड़ेगा। अगर मैं इस वैल्यू को 3 कर दूं तो दूसरी वैल्यू को 11 करना पड़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब हमने बोला कि एक सिस्टम में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, तो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमने इस बात को ऐसे बोला कि मास कांस्टेंट है, तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो मोमेंटम कांस्टेंट है। मोमेंटम मतलब कंजर्व्ड है। अगर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि बॉडी इलास्टिक होगी। बात समझ आई बच्चों? अगर यहां से दिक्कत आ रही है तो एक और तरीके से भी मैं समझा देता हूं आपको। देखो, हमें पता है m1u1 प्लस m2v1 m1v1 प्लस m2u2 के इक्वल होना चाहिए, है ना भैया। यही तो हमने पढ़ा, मोमेंटम कंजर्वेशन, यही पढ़ा ना हमने। आगे भाई m1u1 प्लस m2u2 प्लस m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, इसी को या इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लो। जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो क्या है, u2 माइनस u1, और जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो क्या है, v2 माइनस v1। तो अगर हम उसको अप्रोच को देखें वहां से, जैसे मैंने अभी बताया, यहां पर कहां गया भाई, जैसे जब ये इक्वेशन फॉलो होते हैं, जब हम ये बोलते हैं कि v प्लस यू कॉन्स्टेंट है, तो बच्चे वेलोसिटी कांस्टेंट तब रहती है
जब बॉडीज आपकी इलास्टिक होती है। अब इन्होंने बोला कि अगर E की वैल्यू 0 है तो ये इनइलास्टिक बॉडी होगी। तो भाई ये भी देख लो। तो बच्चे V2 माइनस V1, U1 माइनस U2 0 हो गया। तो ऐसा मतलब क्या हो गया कि V2 माइनस V1 0 है, तो बच्चे V2 V1 के इक्वल है। अब अगर V2 V1 के इक्वल है, अब अगर V2 V1 के इक्वल है तो ये बॉडी कभी आपस में सेपरेट ही नहीं हुई। जब बॉडीज आपस में सेपरेट नहीं हुई, हमेशा चुपकी रही बॉडीज, तो बच्चे ये इलास्टिक बॉडी क्या होगी? जब वो कोलिजन के बाद अपनी ओरिजिनल, पहले तो कंप्रेस हुई, फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आएगी। ओरिजिनल पोजीशन में कब वापस आएगी? जब उसको स्पेस मिले, बट दूसरी बॉडी उसके एकदम साथ में है, चिपकी हुई है, क्योंकि दोनों बॉडी सेम वेलोसिटी से हैं, तो बच्चे पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो इलास्टिक बॉडी क्या होगी? कोलिजन के बाद ये फैलेगी, क्योंकि अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे वापस आएगी। इलास्टिक बॉडी वापस नहीं आएगी। तो जब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 हो गया तो इसका मतलब हो गया बॉडी इनइलास्टिक है। अब 0 से 1 के बीच में ये परफेक्ट इलास्टिक बॉडीज है। 0 से 1 के बीच में रियल बॉडीज आपको मिलेंगी। तो बच्चे आपको मेन ये टेबल याद करना है, दिस वन, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए। एक मैं आपको कोड बता देता हूं, अभी चीजें आसान लगती हैं बट कुछ टाइम के बाद नहीं लगेंगी। तो जैसे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, E है, अप्रोच है, तो ये हो गया C। ठीक है, तो आप कैसे फॉर्मूला याद रख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पहले आता है। तो सेपरेशन कब होगा? कब एक बॉडी सेपरेट होंगी? जब आगे वाली बॉडी जो है, आगे जो बॉडी है वो V2 है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो। ये E हो गया। और अप्रोच क्या होता है? U1 माइनस U2। अभी आपको लगेगा जैसे C कोड हो गया ना, C से आप याद रख सकते हो। अभी आपको लगेगा अरे ये तो मुझे हमेशा याद रहेगा, ये तो मैं कभी नहीं भूलूंगा, ये तो बहुत ही आसान है सर। बट बच्चे जब आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ लोगे ना, तो ये सब चीजें दिक्कत करती हैं, ये डाउट आते हैं। तो अगर आप ऐसे कोड बना लोगे तो डाउट नहीं आएगा। C आपने कर लिया कि C मतलब पहले सेपरेशन आता है, फिर E रेस्टिट्यूशन आता है और फिर अप्रोच आता है। C बात समझ आई बच्चों? तो अगर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें तो बच्चे इसमें जो मेन क्वेश्चन आया है रेस्टिट्यूशन पर आता है, वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पर ही होता है। तो इसमें आपको ये वैल्यूज पर ध्यान देना है। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए, इंपल्स पढ़ लिया और कोलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडीज पढ़ लिया। इन इलास्टिक बॉडी का कोलिजन हमें नहीं पढ़ना होता है, वो बहुत हाई होता है, बहुत हाई लेवल पर जाता है। उतने लेवल पर हमें जेईई एग्जाम्स के लिए जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोलिजन्स पे एक छोटी सी चर्चा मैं कर लेता हूं। सो व्हेन टू बॉडीज कोलाइड विद वन अनदर दे आर सेड टू हैव एन इंपैक्ट। फॉलोइंग आर द टू टाइप्स ऑफ इंपैक्ट। एक होता है बच्चे डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इंपैक्ट में क्या होता है? जो लाइन ऑफ इंपैक्ट होती है बॉडी उसी पर ट्रैवल करती है। जैसे ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है, लाइन ऑफ इंपैक्ट है जिस लाइन के अलॉन्ग जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है वो लाइन। ठीक है, तो ये बॉडी आई, इससे टकराई और इसी लाइन पर ये बॉडी मूव करती रहे, तो ये डायरेक्ट इंपैक्ट है। तो जब लाइन ऑफ इंपैक्ट जो होती है उस पर ही बॉडी मूव करती रहे आफ्टर कोलिजन। और बच्चे जो हमारी इनडायरेक्ट इंपैक्ट होता है उसमें लाइन ऑफ इंपैक्ट पर नहीं चलती है बॉडी। जैसे मान लो एक बॉडी आई, ऐसे आई, इससे टकराई और ये बॉडी फिर इधर मुड़ गई, तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, तो इसको इनडायरेक्ट इंपैक्ट बोलते हैं। बस इसकी डेफिनेशन याद रखिए। ठीक है, तो डायरेक्ट इंपैक्ट एंड इनडायरेक्ट इंपैक्ट। तो डायरेक्ट इंपैक्ट क्या होता है, यही हमें पढ़ना होता है। द लाइन ऑफ इंपैक्ट ऑफ टू कोलाइडिंग बॉडीज इज द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ दीज बॉडीज एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कॉन्टैक्ट और पॉइंट ऑफ कोलिजन। जैसे यहां पर एग्जांपल है, ये लाइन जो पास हो रही है सेंटर से, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है। कोलिजन के बाद अगर बॉडीज इसी लाइन ऑफ इंपैक्ट पर चलती रहे तो डायरेक्ट इंपैक्ट होता है।
If the two bodies before impact are moving along the line of impact, the collision is called as direct impact. अगर कोलिजन से पहले बॉडीज जो है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट पर ट्रैवल कर रही है, मतलब इन दो बॉडीज के सेंटर सेम लाइन पर आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉम्पैक्ट और डायरेक्ट इम्पैक्ट। और अगर बाद में हो रहा है, बदल रहा है, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। बात समझ आई बच्चों? हाँ बिल्कुल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मोस्टली आपने स्कूल में पढ़ी है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो यार मेरे को। इस तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं, या तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पर आ जाएगा जो आप ये देख रहे हो, और या तो इस तरीके से आ गया। तो एक बॉल है 1 kg मास की जो 2 मीटर पर सेकंड के साथ इम्पिंजेस मतलब टकरा रही है दूसरी बॉडी से जो कि 2 किलो की है बट रेस्ट पर है। ठीक है, तो बच्चे क्या होगी बात, U1 2 मीटर पर सेकंड आ गया, M1 1 kg आ गया, M2 2 kg आ गया, U2 0 है क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है। द फर्स्ट बॉल कम्स टू रेस्ट, तो बच्चे जो फर्स्ट बॉल है वो रेस्ट पर आ गई, कोलिजन के बाद V1 वेलोसिटी है वो 0 हो गया। इन्होंने पूछा V2 बताओ कितना होगा और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताओ। तो बच्चे कंजर्वेशन कर दो मोमेंटम का, M1 U1 प्लस M2 U2 M1 V1 प्लस M2 V2। तो बच्चे M1 कितना है 1, U1 कितना है 2, तो ये हो गया 2 प्लस बॉडी रेस्ट में थी U2 0 है, M1 कितना है 1 और टकराने के बाद वेलोसिटी द फर्स्ट बॉल कम्स टू रेस्ट तो V1 0 हो गया, और M2 कितना है भैया 2 3। तो बच्चे V2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर। बात समझ आई बच्चों? सीधा सीधा फॉर्मूला है, नथिंग एल्स। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बता दो यार, थोड़ी खुशी से दे दो मेरे को। वेरी गुड, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आएगा 0.5 C। सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू E U1 माइनस U2। तो बच्चे सारा डेटा लिखा हुआ है, V1 0 है, V2 कितना है 1 डिवाइडेड बाई U2 0 है, U1 कितना है 2। तो E की वैल्यू कितनी आ गई 0.5। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, या तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछ लेंगे, इस डेटा के बेसिस पे कोई वेलोसिटी पूछ लेंगे, या आपसे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू इलास्टिक इनइलास्टिक बॉडी के लिए पूछ लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि सारे न्यूमेरिकल ऐसे हैं, बहुत अच्छे हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स भी हैं, बट वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएंगे, तो डोंट वरी। बच्चों बात समझ आई यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया। अब बच्चे एक और फ्लो, एक और मोशन पढ़ लेते हैं। मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ एज ए कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन में हमने एक और मोशन पढ़ा था जो कि था प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ये भी एक कर्वीलिनियर मोशन होता है, बट अब एक और मोशन उठाते हैं विच इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
आज इन दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे। और बच्चे जब हम हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो वहां पर इस सर्कुलर मोशन का बहुत ज्यादा रोल आएगा। तो मैं आज आपको एक छोटा सा आइडिया भी दूंगा कि व्हाट इज सुपर एलिवेशन। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले व्हाट इज सर्कुलर मोशन, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं, अगर कोई भी मोशन इस तरीके से हो रहा है कि बॉडी सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रही है, तो जैसे मान लेते हैं आपने क्या किया, एक धागे में पत्थर बांधा और पत्थर घुमाया, तो ये जो मोशन हो रहा है ये सर्कुलर मोशन है। सो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ कर्व पाथ इज कॉल्ड कर्वीलिनियर मोशन। तो ये तो कर्वीलिनियर मोशन की बात कर रहे हैं, कर्व्ड पाथ से आया वर्ड ये। An object is said to be in curvilinear motion if the direction of the velocity of its movement is variable and the path of the object is curved line। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए वेलोसिटी वेरिंग है, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में नहीं बदल रही है। जैसे मान लो आपने कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी को घुमाया, तो भाई कांस्टेंट वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन बदल रही है। तो जैसे मान लीजिए यहां पर है तो वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, आगे जाकर देखा तो वेलोसिटी यहां है, यहां देखा तो आप देख रहे हो कि जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल है, तो डायरेक्शन बदल रही है। और भाई कोई वेक्टर क्वांटिटी अगर डायरेक्शन बदल रही है तो इसका मतलब हो गया ना कि उसमें वेलोसिटी बदल रही। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो कर्वीलिनियर या सर्कुलर मोशन है वहां पे वेलोसिटी डायरेक्शन लगातार बदलती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो जैसे यहां पर आपने एक टर्म पढ़ा, हाँ बिल्कुल सही, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में अभी एक डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे धागा लिया और घुमाया आपने, तो बच्चे ये फिगर हो गई। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन ए पॉइंट पे इधर है, बी पॉइंट पर देखा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई, ये आर है। मान लीजिए वी वेलोसिटी से आप मूव कर रहे हो, तो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, v वेलोसिटी है, r रेडियस है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। इस पर अगर आप याद करो, अभी मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए थे कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डी थीटा बाई डी टी होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा बाई डी टी होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी आर ओमेगा हो गई। अब क्या होता है कि जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है, तो एक्सेलरेशन में चेंज आता है, और ये एक्सेलरेशन होता है बच्चे वी स्क्वायर बाई आर। दिस इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब बात यह आती है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो चलो समझ आ रहा है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है बच्चे? ये वो फोर्स है जो बॉडी को सर्कुलर मोशन में लेकर आ रही है। जैसे मान लीजिए मैंने धागा लिया और मैंने धागा ऐसे पकड़ा हुआ है, अब मैं घुमा रहा हूं धागे को। अब वो जो धागा है वो बॉडी को सर्कुलर मोशन में लेकर आ रहा है। तो जो धागा फोर्स लगा रहा है, जो धागा की फोर्स जो बॉडी को सर्कुलर मोशन में लेकर आ रही है, वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ट्राइज टू कीप द बॉडी इन अ सर्कुलर मोशन। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, कोई भी फोर्स कैसे आती है? मास इंटू एक्सेलरेशन से, तो ये होती है एम इंटू ए, तो एम वी स्क्वायर बाई आर। वेलोसिटी को आप आर ओमेगा लिख सकते हो, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहां पर क्या लिखा है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल अराउंड विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो बच्चे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है, सेंटर की टुवर्ड्स है। क्योंकि आप जब बॉडी को घुमा रहे हो इस तरीके से, तो सेंटर से फोर्स आ रही है, तो फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है, दिस एक्सेलरेशन कीप्स द बॉडी इन सर्कुलर पाथ। तो ये एक्सेलरेशन बॉडी को सर्कुलर पाथ में रखता है, और इस एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है ये होता है v स्क्वायर बाई आर। Centripetal acceleration is always perpendicular to the tangential velocity of the object and points toward the center of the circular path। तो बच्चे जो आपका
एसेलरेशन है, जो आपका सेंट्रीपिटल एसेलरेशन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है, इसको भी हमने डिस्कस करा। अब एक ऐसा डाउट जो बहुत सारे बच्चों को होता है कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रियल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो बच्चे सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो बॉडी को एक सर्कुलर पाथ पर मेंटेन करते हैं। जैसे धागा, जब आप धागे से पत्थर को घुमा रहे हो तो जो धागे पे फोर्स लग रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये फोर्स बॉडी को सर्कुलर मोशन में लेकर आ रही है। ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है ये सर्कल के टुवर्ड्स होती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन। इस फोर्स की वजह से बॉडी सर्कुलर मोशन में रहती है। अब आते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ परसीव्ड फोर्स दैट एक्ट्स आउटवर्ड्स ऑन अ बॉडी मूविंग अराउंड अ सेंटर। तो बच्चे पहला डिफरेंस अगर हम देखें तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये टुवर्ड्स द सेंटर होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो गया पहला। ठीक है, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ परसीव्ड फोर्स दैट एक्ट्स आउटवर्ड ऑन अ बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर है, अराइजिंग फ्रॉम द बॉडीज इनर्शिया। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा डिस्कशन है बच्चों। ये इनर्शिया कुछ दिन पहले पढ़ा था। तो बच्चे इनर्शिया क्या करता है, रेजिस्ट चेंज को रेजिस्ट करता है। देखिए हर बॉडी की टेंडेंसी होती है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना। आप, मैं, हम सब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना चाहते हैं। ठीक है, अब जब आप एक बॉडी को सर्कुलरली घुमाते हो, ये तो आप अपने आप से फोर्स कर रहे हो ना, बॉडी सर्कुलरली घूमे। बॉडी तो स्ट्रेट जाना चाहती है, तो आप चाहते हो बॉडी सर्कल में आए और बॉडी चाहती है कि वो स्ट्रेट जाए। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करती है, ये कोशिश करती है कि बॉडी स्ट्रेट ट्रैवल करे। तो इसका जो नेचर होता है वो बॉडी पे लगने वाली फोर्स के अपोजिट होता है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये सेंटर की तरफ आ रही है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं कि भाई मुझे सर्कुलर मोशन नहीं चाहिए, मुझे तो स्ट्रेट मोशन चाहिए। हर पार्टिकल की पहली टेंडेंसी होती है स्ट्रेट ट्रैवल करना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स है जो बॉडी के इनर्शिया की वजह से आती है और इनर्शिया रेजिस्ट करता है चेंज को। तो इनर्शिया नहीं चाहता बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमे, तो जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है इनर्शिया उसका अपोजिशन करता है और अवे फ्रॉम द फोर्स लगाता है। तो पहला डिफरेंस ये हो गया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये वो फोर्स है जो बॉडी को सर्कुलर मोशन में लेकर आती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होती है जो बॉडी की इनर्शिया की वजह से चाहती है बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाए। अब न्यूटन जी का तीसरा लॉ जब आप लगाते हो, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो जो एक्सप्रेशन सेंट्रीपिटल फोर्स को निकालने का होता है mv²/r, वही एक्सप्रेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को निकालने का भी बन जाता है mv²/r। इट इज कंसिडर्ड अ फिक्शियस मतलब एक्चुअल में नहीं दिखेगी आपको, ये एक सोची गई फिक्शन, एक इमेजिनरी फोर्स है। इट इज अ फिक्शियस फोर्स। और सूडो का मतलब ये होता है जो दिख रहा है बट है नहीं, बिकॉज इट अपीयर्स ओनली व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम अ रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम। ये आपको अभी नहीं दिखेगी फोर्स, जैसे धागे पे तो आपको महसूस होगा ना कि फोर्स लग रही है, बॉडी पर आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे नहीं दिखेगी, ये आपको तब दिखेगी जब आप रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में हो। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बड़ा सिंपल तरीके से बताता हूं। गाड़ी चला रहे हो आप और आपने टर्न लिया, जो बाहर है, जो गाड़ी के बाहर है, उसको आप पर लगने वाली फोर्स नहीं दिखेगी। बट क्या होता है जब हम टर्न लेते हैं तो हमारी बॉडी बाहर की तरफ जाती है। तो ये सेंटर से बाहर की तरफ क्यों जाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कीप्स यू इन द सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ट्राइज टू कीप यू इन अ स्ट्रेट मोशन। तो इसलिए एक टुवर्ड्स द सेंटर है, एक अवे फ्रॉम द सेंटर है। दिस सोर्स मतलब ये तो डेफिनेशन है, आती कैसे है सेंट्रीपिटल फोर्स।
This force can arise from various sources such as tension in a string, gravitational force, frictional force, normal force, depending on the context. जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे है, जब आपने धागे को घुमाया तब आई, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक सोर्स होगा. इसका सोर्स क्या होता है? दिस फोर्स डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी फिजिकल इंटरेक्शन बट फ्रॉम द इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट एज इट्स मूव फ्रॉम अ सर्कुलर पाथ. तो प्यारे बच्चों, जैसे ये मैंने धागे पे पत्थर लगा के घुमाया तो धागे में फोर्स आई ना, अब पत्थर में भी फोर्स आई. पत्थर में एक फोर्स लग रही है जो पत्थर को बाहर की तरफ लेके जा रही है, बट क्या आपको दिख रही है? क्या आपको पत्थर से कोई धागा निकलता हुआ दिख रहा है? नहीं. तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है ना, वो इमेजिनरी होती है, वो आपको दिखेगी नहीं. आप जैसे धागे में तो आपको महसूस होगी, पत्थर पे महसूस नहीं होगी, क्योंकि ये फोर्स जो होती है ये अवे फ्रॉम द सेंटर है और ये आपको दिखेगी नहीं, ये फिक्शियस होती है. बट कोई तो फोर्स होगी ना भाई. न्यूटन का लॉ ये कहता ही है कि अगर एक बॉडी पर फोर्स लग रही है, एक रिएक्शन है तो एक एक्शन है, तो एक रिएक्शन भी होना चाहिए. जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपने ये लिया, इस तरीके से धागा घुमाया और छोड़ दिया, तो भाई वो सेंटर की तरफ गिरना चाहिए, बट वो गिरता नहीं, वो बाहर की तरफ गिरता है. क्यों? इसका मतलब कोई फोर्स है जो बॉडी को बाहर की तरफ लेकर जाती है, तो वो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल. बात समझ आई बच्चों? यानी बच्चे, मैंने ना सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ की बात करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली उस पर मुझे कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिला है. आई वुड सजेस्ट यू कि आप ना जब आस्क अ डाउट जब पे जाओ पोर्टल पर और वहां पर ये लिख दो कि सर सब्जेक्ट वाइज एक कंप्लीट पीडीएफ अगर मिल जाएगी तो वी वुड गेट द बेनिफिट. मुझे मत भेजो, मुझे तो पता ही है. आस्क अ डाउट पोर्टल पे डालो इसको, ठीक है? मैंने ये बात बोली थी कि जितनी भी पीपीटीज है मैं इनको कंबाइन करके भेज दूंगा, और मुझे कुछ कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिला तो आप एक बार ही भेज दो, ठीक है? क्योंकि देखो क्या होता है ना, कुछ चीजें एज अ टीचर हमारे कंट्रोल में, कुछ चीजें नहीं होती. भेजने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस सब पीडीएफ को करके कॉपी करके एक पीडी वो बना लेनी है. मतलब 5 मिनट का काम है. मेरे पास जैसे 11 पीपीटी हैं, सबको कॉपी करूंगा, एक जगह डाल दूंगा उनको, बस हो गया मेरा काम. बट आपको इसको एक बार ही वहां पर प्लेस कर देना. प्यारे बच्चों, एक बारी मुझे यार कमेंट सेक्शन में बड़े कम बच्चों ने बताया, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में डिफरेंस समझ आ रहा है? भाई क्या है ये? ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया बच्चे, mv²/r. अब देखो ये हाईवे इंजीनियरिंग में आएगा बच्चे. m को आप लिख सकते हो W/g v²/r, F/w v²/gr होता है. इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, और ये हाईवे इंजीनियरिंग में हम पढ़ेंगे. ज्योमेट्रिक डिजाइन में आएगा, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में इंपॉर्टेंट है काफी. अब देखो, जैसे यहां पर एक बड़ी अच्छी लाइन भी लिखी हुई है, पाथ ऑफ इनर्शिया. तो इनर्शिया क्या चाह रहा है कि ये पार्टिकल सीधा जाए. इनर्शिया ये चाह रहे हैं पार्टिकल किसी भी पॉइंट पर, वो चाहते हैं पार्टिकल सीधा जाए. बट जो आप फोर्स लगा रहे हो, धागे का एग्जाम्पल है, धागे पे पत्थर बांध के जो आप फोर्स लगा रहे हो वो बॉडी को सर्कुलर मोशन पर लेकर आ रहा है. अब ये फोर्स का सोर्स है सेंटर, आप हो फोर्स, आप लगा रहे हो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर है. अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रही है जो इसको बैलेंस कर रही है. देखो पीपीटी का क्या है ना, जैसे हर टीचर अपनी पीपीटी खुद बनाते हैं, तो मेरे पास सारा ये सोर्स है, मुझे इसको सिर्फ कंपाइल करना है. 10 पीपीटी है, मैं कॉपी पेस्ट करूंगा और एक पीपीटी बना दूंगा, चाहे वो इस सब्जेक्ट हो, बीएमसी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो. बड़ा सब्जेक्ट होगा, 30 पीपीटी होंगी, तो मुझे 50 मिनट लग जाएंगे, 1 घंटा लगे, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है. बट मैंने बोला ना कि इसका आप आस्क अ डाउट पोर्टल खोलो, वहां पर डालो कि वी वांट सिंगल पीडीएफ फॉर ऑल दी सेशंस, सिंगल पीडीएफ फॉर वन सब्जेक्ट, ठीक है?
आप बोलोगे, वो मुझे बोलेंगे कि सर क्योंकि मैंने बोला था, ठीक है, तो ना ही आया वहां से, तो आप लिख दो वहां से, वो बोलेंगे हाँ और मैं कर दूंगा, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, ये मेरे पार्ट पे डिले नहीं है, मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ इस चीज को। अरे यार तुम लोग समझते नहीं हो ना, कुछ चीजें मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता। चलो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, इसी को अभी हमने पढ़ा यहां पर। अब देखो एक छोटी सी चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं, विच इज एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये ना आपने पढ़ना है इंजीनियरिंग में, हाईवे इंजीनियरिंग में आएगा, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बच्चे क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब आप एक गाड़ी को चलाते हो और एक कट मारते हो, ठीक है, अंदर की तरफ आप आ रहे हो, तो आपकी बॉडी बाहर की तरफ जाती है, होता है ना हम जब कट मारते हैं। तो अगर मैं प्लान बनाऊं, प्लान, ये किसी कर्व का प्लान है, ये सेंटर है, यहां हमारी गाड़ी है, तो बच्चे अभी हमने पढ़ा अवे फ्रॉम द सेंटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। अब जब अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है तो ये जो बाहर के टायर्स हैं, ये जो बाहर आउटर व्हील्स हैं, इन पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो गाड़ी इन आउटर व्हील्स के अबाउट टर्न हो सकती है, ओवर टर्न हो जाएगी, ठीक है, पलट जाएगी। तो जैसे अगर मान लीजिए ये गाड़ी है, ठीक है, और यहां पर ये एक हॉरिजॉन्टल टर्न को नेगोशिएट कर रही है, तो बच्चे इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी इस पर, ठीक है। और मैं उल्टा दिखा दिया, इधर आएगा यहां पर, ठीक है। तो बच्चे क्या होगा, आउटर व्हील्स, मतलब ये गाड़ी अभी इस तरफ टर्न ले रही है, ठीक है, यहां पर टर्न कर रही है, तो आउटर व्हील्स के अबाउट क्या हो जाएगी, गाड़ी पलट जाएगी। तो सुपर एलिवेशन क्या होता है, आप रोड के आउटर एज को इनर एज के रिस्पेक्ट में उठा देते हो, ताकि हर टायर पर सेम प्रेशर पड़े और गाड़ी पलटे ना। तो आपने देखा होगा जो आउटर एज है वो इनर एज के रिस्पेक्ट में उठा दिए जाते हैं, इसको बोलते हैं सुपर एलिवेशन। तो सुपर एलिवेशन कंसेप्ट यही होता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हैं उनकी वजह से आउटर व्हील्स पे गाड़ी पलट ना जाए, तो आप आउटर एज को इनर एज के रिस्पेक्ट में उठा देते हो। अगर सुपर एलिवेशन नहीं दोगे तो आउटर व्हील्स पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और गाड़ी पलट सकती है। बट जब आप सुपर एलिवेशन देते हो तो हर टायर पर इक्वल प्रेशर पड़ता है, हर टायर पर, और फिर गाड़ी के पलटने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को क्या करते हो, बैलेंस करते हो सुपर एलिवेशन से। इवन आप ये पढ़ोगे भी कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, ये सुपर एलिवेशन और कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन से बैलेंस की जाती है। तो जब एक गाड़ी सड़क पे चलती है और हॉरिजॉन्टल कर्व आता है, तो वहां पर सुपर एलिवेशन और कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन की मदद से सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को बैलेंस किया जाता है। अगर आप इन फोर्सेस को बैलेंस नहीं करोगे तो गाड़ी आउटर व्हील्स के अबाउट ओवरटर्न कर जाएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये एप्लीकेशन होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। एंड विद दिस वी आर डन विद टुडे सेशन। मैंने बोला था आज के सेशन में थ्योरी है, ये तो आपका पूरा एक अच्छा खासा विशाल का एक टॉपिक है, तो इसको हाईवे इंजीनियरिंग में जब ज्योमेट्रिक डिजाइन आएगा वहां पढ़ेंगे। और अगर मैं बात करूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, ये सब इनको हमने पढ़ा है, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और पुरानी एक क्लास में V इज इक्वल्स टू R ओमेगा पे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। ठीक है, तो हमें इतना ही पढ़ना है। अब हमारा सिर्फ एक सेशन बचा है, एक लेक्चर बचा है, और वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। बात समझ आई बच्चों? चलिए, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों अब बस हमारा एक सेक्शन, सेक्शन क्या हूं, सेशन रह गया है इस सब्जेक्ट का, दिस वन,
और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जियोटेक। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर है और ये भी आपने बहुत हद तक तो पढ़ा हुआ है। तो वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, पावर जो है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन है। तो ये भी कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, ये भी आपने पढ़ा ही हुआ है, बट स्टिल ठीक है बच्चों। चलो अब हम मिलेंगे कल। टिल देन डू टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टाटा। यार मैं तुम्हें देखो बच्चे, राहुल एक बात बिल्कुल सही सच्चाई से बोलता हूं, ठीक है। एक बच्चे ने बोला कि सर जियो टेक्निकल सब्जेक्ट में थोड़ा लिखने का टाइम दीजिएगा, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लिखने का टाइम की बात आई ना तो ये मान के चलिए सब्जेक्ट और बड़ा हो जाएगा। मैं एक स्टूडेंट रहा, जब मैं एक स्टूडेंट था मैंने एक बार कोशिश क्या करी, मैं टीचर लिखते थे मैं भी लिखता था साथ में, और जब मैं घर आता था ना तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि हुआ क्या। लिखना प्रायोरिटी नहीं है, समझना प्रायोरिटी है। अगर आप समझोगे और इसके बाद आपको सेशन के बाद पीडीएफ मिल जाएगा तो आपका लिखने का काम बहुत कम है। सोचो जो भी मैं लिख रहा हूं अगर वो भी आप लिख रहे हो तो आप समझ कब रहे हो। और दो नुकसान है इसके मेरे हिसाब से। पहला नुकसान कि सेशन लंबे हो जाएंगे। मान लो मैंने 5 मिनट लिखा, फिर मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं लिखने के लिए, मुझे पता नहीं चल रहा, मुझे आप लोगों के चेहरे नहीं दिख रहे कि कितनी देर तक आप लिखोगे। किसी बच्चे ने बोला सर 1 मिनट और लिखने दीजिए, कोई बोल रहा है सर 2 मिनट लिखने दीजिए। एक तो टाइम डिले हो गया हमारा। जो क्लास पहले लेट से जो टॉपिक हम 1 घंटे में पढ़ सकते थे अब वो हमारा 1.5 घंटे चला जाएगा, इजीली चला जाएगा। ये होता भी था ऑफलाइन में, जब क्लासेस होती थी या जब क्लासेस होती है ना ऑफलाइन, तो वहां पर जो सब्जेक्ट 80 घंटे में पूरा होता है वो ऑनलाइन में इजीली 50 to 55 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। क्यों? लिखने का टाइम बचता है, तो बच्चे का सारा ध्यान समझने पर होता है। तो मैं आपको फिर से ये बोलूंगा, स्ट्रेटेजी नहीं बदलाव करूंगा मैं, क्योंकि आपका नुकसान होगा। आप जो सब्जेक्ट हमारा लेट से 30 लेक्चर्स में खत्म होना है वो 30 में हो ही नहीं पाएगा, उसमें 5-6 लेक्चर बिना बात के जुड़ जाएंगे। और आपको भी नुकसान क्या होगा, आपका ध्यान लिखने में रहेगा और समझने में नहीं रहेगा। आप सारा ध्यान समझने में रखो, आप मुझसे जितनी बारी पूछना है उतनी बारी पूछो, बट समझो। समझ जाओगे तो आप अपने आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और लिखने का भी इतनी कोई टेंशन नहीं है, ये सारे पीडीएफ तो आपको मिलते ही हैं यार। अब जैसे मान लो ये पीडीएफ आपको मिला, ये पीडीएफ आपको मिला, आपने बोला हाँ हाँ भाई ये समझ आ गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं आपने उनको मेंशन आउट कर लो। ये पीडीएफ आपके साथ हमेशा रहनी है, तो यहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करते रहो, अपना पढ़ते रहो। पीडीएफ पे मेहनत करने का यार रीजन ही यही है, वरना मैं इतना मेहनत ही ना करूं, बट ये पीडीएफ के थ्रू ज्यादा अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। See you tomorrow. Bye.